हेलो स्टूडेंट्स, सभी को आपको मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग समझाया हुआ है। तो थ्योरी पार्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट अच्छे से आपको समझना है। ओके, तो ये चैप्टर मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में रटने का कुछ भी चीज़ नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो रटने की वजह से है। तो फॉर्मेट को आप अच्छे से समझोगे, क्यों ऐड हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है, इसका अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में। ओके, तो अगर आप इस फॉर्मेट को रटोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हमेशा मुश्किल होगा। क्लियर? तो ध्यान से समझोगे, धीरे से मैं बता रहा हूँ और आराम से इसे आपको अच्छे समझना है। क्लियर? सो फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3, और किस में करना है हमें? इनडायरेक्ट मेथड पे। तो इनडायरेक्ट मेथड ही आपके सिलेबस में है। क्लियर? फॉर्मेट ऐसा है, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़। क्लियर? क्योंकि ये स्टेटमेंट है तो इसमें कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सबसे फर्स्ट हमें ये कैलकुलेट करना है। क्लियर? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इस पे ही देना है, क्योंकि इसमें ही बहुत ज़्यादा कंटेंट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे ही देने हैं। क्लियर? तो पहले तो मैं आपको फॉर्मेट अच्छे से समझा रहा हूँ, देन उसके अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसको भी हम धीरे से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? नाउ स्टेप 1, तो आपको ये हमेशा ये पॉइंट वाइज याद रखने हैं। तो क्या क्या तरीके हैं कैश फ्लो के, ये मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले तो ये स्टेप 1 याद रखने हैं। ओके, तो जब भी हम बात करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय तो हम ये ऐसे ही बात करेंगे, स्टेप 1 पॉइंट नंबर A। क्लियर? तो स्टेप 1 में क्या करना है आपको? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये आपको सबसे फर्स्ट कैलकुलेट करना है, जिसको हम क्या कहते हैं? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट क्या हुआ स्टेप 1 में? क्या हुआ सबसे फर्स्ट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपको लेके आना है। ये दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहीं से ही स्टार्ट होगा, और इसको हमने नेम दे दिया है ए। क्लियर? तो ए में क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नरी आइटम्स। अब नाम से समझ में आ रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नरी आइटम्स। बिफोर मतलब ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें से टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स चार्ज नहीं किया गया हो। ओके, तो सबसे पहले तो ये अब समझो कि जो प्रॉफिट एंड लॉस आप बनाते थे, पूरा रिकॉल करो। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते थे आप? टैक्स और एक्सटर्नरी एक्सपेंसेस, इसे क्या करते थे? डिडक्ट कर देते थे एज एन एक्सपेंस। ओके, तो एक्सपेंस डिडक्ट करने की वजह से क्या होता था? प्रॉफिट कम शो होता था। ओके, जो भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे टैक्स हो गया, एक्सटर्नरी एक्सपेंसेस हो गए, इसको हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस में से डिडक्ट कर दिया है। क्लियर? तो डिडक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है? नेट प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे वापस ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो हम वापस ऐड कर रहे हैं इसी को हम क्या कह रहे हैं? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। क्योंकि हमें ऐसा नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें से टैक्स और एक्सटर्नरी आइटम्स नहीं, या तो लेस होना चाहिए या नहीं ऐड होना चाहिए। ऐड क्या करेंगे? अब कोई एक्सटर्नरी इनकम्स हो गए तो ये क्या होगा? नेट प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया था। क्लियर? तो उसे हमें हटाना होगा, रिमूव करना होगा। क्लियर? तो समझ में आ गया? जो भी एक्सपेंसेस हैं जो लेस कर दिया था नेट प्रॉफिट, उसको ऐड करना पड़ेगा टू कैलकुलेट एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। और इसका अपोजिट इनकम्स के लिए, इन एक्सटर्नरी इनकम्स क्या किया था? जो भी नेट प्रॉफिट है उसको इंक्रीज कर दिया था। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पे। क्लियर? तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसे लेस करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट तो यही कैलकुलेट करना है। तो ये इसके लिए ये अलग से मैंने एक स्लाइड बनाया हुआ है, तो जिसमें हम ये कैसे कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम्स, वो हम सीखेंगे। क्लियर? तो अभी तो ये समझ लो आप, पॉइंट नंबर ए जिसको बोलेंगे हम स्टेप 1, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें बोल आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम्स लिखने हैं। ओके, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके यहाँ पे अमाउंट डालें। क्लियर? देन
स्टेप 2। क्लियर? तो ये स्टेप्स आपको हमेशा याद रखने। स्टेप 2 में क्या करना है हमें? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। हमको एडजस्टमेंट करने हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। देखो, फर्स्ट तो स्टेप हो गया आपका, हमने एडजस्टेड नेट प्रॉफिट लिया है जिसमें से टैक्स और एक्सटर्नल आइटम्स को चार्ज करने से पहले का हमने नेट प्रॉफिट लेके आ गए। क्लियर? अब हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। आपको क्वेश्चन में कई बार दिया होगा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, तो उसका हमें एडजस्टमेंट करने। क्लियर? तो देखो, नॉन कैश मतलब क्या है? ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसको हम नॉन कैश कंसिडर कर दिए हैं, तो उसको हमें एडजस्ट करना है। देन नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, यानी कि जो भी इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग के जो आइटम्स हैं उसे हटाने, उसे रिमूव करने प्रॉफिट में से। क्लियर? तो ये हटाएंगे तब जाके क्या पता चल जाएगा हमको, जो बचा हुआ अमाउंट है वो समझ में आ जाएगा कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही रिलेट करते हैं, इस वजह से हमें एडजस्ट करने। क्लियर? तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, अब ये कैसे देखना है आपको? देखो, ये जो चीजें हैं ये ऑलरेडी आइटम्स डेबिटेड हैं। आइटम्स डेबिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट टू अराइव एट नेट प्रॉफिट। क्लियर? ये जो भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट आप बनाते हो उसमें क्या हो रहे हैं, ये ऑलरेडी डेबिटेड हो गए। डेबिटेड मतलब लेस किया गया है। तो जो लेस कर दिया गया है उसे क्या करेंगे? वापस से ऐड करेंगे। क्लियर? क्योंकि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही सिर्फ कैश फ्लो पता करना है। हमारा मकसद क्या है अभी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही कैश फ्लो पता करना है, बाकी सारी चीजें इसमें से हट जानी चाहिए। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये मेन मकसद है। ओके, तो उसके लिए हमें जो भी आइटम्स डेबिट हो गए नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, उसको हमें वापस से, डेबिट हो गए मतलब क्या होता है, वो लेस हो गया था उस समय। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? उसे वापस से ऐड करना पड़ेगा। तो क्या क्या चीजें? जैसे कि फर्स्ट हो गया डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन क्या है? इसमें क्या कोई कैश आउटफ्लो होता है? इसमें कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता है। ओके, बट फिर भी ये एक्सपेंस में हम शो करते हैं। क्लियर? सेम ऐसे ही अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जो भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं लाइक गुडविल, पेटेंट्स, इसका जो अमोर्टाइज करते हैं गुडविल। ओके, ये सब डेबिट हुए रहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। डेबिट हुआ है मतलब लेस हुआ है, इसलिए वापस से इसे ऐड कर दिया जा रहा है। देन इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओडी और कैश क्रेडिट, कोई भी इंटरेस्ट पे किया गया है तो ये सब क्या हो गए? ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। क्लियर? देन इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स एंड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स या फिर कोई भी बोरोइंग्स यानी कि लोन वगैरह लिया गया है कंपनी के थ्रू, तो उसमें जो इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी, ये क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। और ये सब क्या हुए हैं? ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो चुका था। क्लियर? इस वजह से इसे वापस से लेस किया जा रहा है। देन शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, देन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर? तो ये सब डेबिट हुए हैं और ये सब नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। क्लियर? देन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। ओके, तो प्रीमियम जो रिडेम्पशन के समय पे करती है कंपनी, ये भी क्या हुआ? कंपनी के लॉस हुआ है, ये अब सीख चुके हो डिबेंचर्स चैप्टर से। ओके, तो ये भी क्या होगा? ये डेबिट हो रहा है। ये सब क्या है? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। ये सब कहाँ पे शो होंगे? जो भी डिबेंचर्स, शेयर्स, ये सब हैं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो होता है। ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो होगा। क्लियर? देन आइटम्स क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, कई ऐसे हैं जो आइटम्स क्रेडिट हो चुके हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में। तो क्रेडिट होने से क्या हुआ? प्रॉफिट ज़्यादा शो कर रहा है, तो उसे हमको वापस से हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया था। क्लियर? तो क्या हो गया? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। ओके, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हैं।
देन रेंटल इनकम, कंपनी से कोई रेंटल इनकम रिसीव हुआ है, देन गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ओके, तो ये सब क्या करना पड़ेगा, हमें लेस करना पड़ेगा। वैसे ही लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी क्या आ जाएगा, ये ऐड हो जाता। क्लियर, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लेस हुआ और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड करेंगे। क्लियर। अब इन सब चीजों से ये सब एडजस्ट करने के बाद में जो आएगा, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, तो हमने एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया है, लेकिन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले का प्रॉफिट है ये। ओके, तो ये क्या हुआ, जो ए हमने किया था, दिस अमाउंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको हम क्या करें, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, दिस अमाउंट, इसमें ये ऐड करना है। देन यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ये लेस करेंगे। ओके, तो ये क्या हुआ, दिस इज पॉइंट नंबर ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब इन तीनों को जो भी अमाउंट आया हम इसे ऐड कर देंगे तीनों को, ए प्लस बी प्लस सी। तो इससे क्या निकल के आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, समझ में आ गया। तो ये जो स्टेप है यहाँ तक के आपको ठीक से ध्यान देना है। तो पहले तो हम इसे ही कवर करेंगे, ये क्यों ऐसे हो रहे हैं ये हमको ध्यान देना है। ओके, क्यों ये ऐड हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है, इसको हम थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टेप 1, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। यहां से हम सीखेंगे कि ये अमाउंट कैसे लेके आना है। बाकी सब तो आप समझ ही चुके हो, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, यहाँ तक तो यहाँ लिखा ही हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप जो है स्टेप 1 अब हम सीखेंगे। क्लियर। सो कैलकुलेट एडजस्टेड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नरी आइटम्स। अब इसमें देखो, इसमें दो पॉइंट आते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है सिर्फ, इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर सिर्फ प्रॉफिट दिया हुआ है तो फिर कैसे करना है। ओके, तो इसमें दो पॉइंट बन रहे हैं। पॉइंट नंबर ए, जिसमें अगर सिर्फ प्रॉफिट दिया हुआ है तो फिर कैसे स्टार्ट करेंगे। So statement of profit is prepared as per part 2 of schedule 3 of the Companies Act 2013. It will not have items of appropriations such as transfer of reserves, payment of dividend, etc. Okay. तो जितना भी आप जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो उसमें एप्रोप्रिएशंस के चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि रिजर्व में ट्रांसफ़र करना और डिविडेंड पेमेंट करना। ये सब क्या है, एप्रोप्रिएशंस है। और एप्रोप्रिएशन का मीनिंग आपको पता है, अगर कंपनीज के पास प्रॉफिट बची है तो वही प्रॉफिट से ही वो अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। प्रॉफिट नहीं है तो फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। ये सिंपल है। प्रॉफिट अगर सरप्लस में बचा हुआ है तो ही रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर पाएगी कंपनी, बचा ही नहीं प्रॉफिट तो कैसे करेंगे। ओके, ये सब एप्रोप्रिएशंस हैं। तो एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से डिडक्ट नहीं हुए रहते, तो डिडक्ट हुए ही नहीं है तो उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ नॉट शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दे विल नॉट बी एडजस्टेड इन नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, दे विल नॉट बी एडजस्टेड। क्या एडजस्ट नहीं करना है हमको, रिजर्व एडजस्ट नहीं करना है, डिविडेंड एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, समझ में आ गया। कब, जब स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट है, जब प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट है तब की बात चल रही है। ओके, तो इसके लिए कैसे करेंगे हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो जो प्रॉफिट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन पे दिया रहेगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के जो एक्सट्रैक्ट है उससे समझ में आएगा नेट प्रॉफिट। तो उसमें क्या हुआ है, उसमें आफ्टर टैक्स, मतलब कि उसमें से टैक्स डिडक्ट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे लिखा है आफ्टर टैक्स। तो वो प्रॉफिट पहले लिखेंगे आप, क्योंकि उसे ही एडजस्ट करना है हमें। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर।
ओके, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, यानी कि जो भी प्रोविजन हमने क्रिएट किया हुआ है इनकम टैक्स का, तो ये क्या होता है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये प्रॉफिट को लेस करता है। ओके, तो क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ है, इसे ऐड करेंगे, क्योंकि हमको करना ही क्या है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कर रहे हैं। ओके, तो टैक्स एक्सपेंस है, तो जो भी एक्सपेंसेस हैं ये सब क्या है, एक्सपेंसेस हैं। क्लियर, तो एक्सपेंसेस हैं, तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो गया था। ओके, सॉरी, एक्सपेंसेस सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का ही होगा। ओके, प्रोविजन क्या होगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, दिस इज, यहाँ पे कोई भी आपका आउटफ्लो नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसे एक्सपेंस नहीं करेंगे। ओके, लेकिन इसे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किए हुए हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किए हैं, तो इसे हमें वापस से ऐड करना पड़ेगा। ओके, ओके, तो समझ में आ गया ये, तो क्यों ये ऐड हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट को लेस कर चुके थे। ओके, अब इसका उल्टा, जो भी प्रॉफिट को इंक्रीज किया था, जैसे कि रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ओके, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, देन एक्सटर्नरी इनकम्स क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो ये एडजस्टमेंट किए, तो इस एडजस्टमेंट करने के बाद में जो प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नरी आइटम्स। बिफोर मतलब समझ जाओ, बिफोर मतलब चार्ज होने से पहले, और इसी को हम क्या कहेंगे, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। दिस इज एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। ओके, समझ में आ गया, बिफोर मतलब क्या होता है, चार्ज होने से पहले। ओके, तो ये चीजें हैं, तो ये कब है, जब इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज प्रॉफिट, इसको समझ के रखो। क्लियर, जब प्रॉफिट है स्टार्टिंग पॉइंट, तब ये चीजें हुई। अब नेक्स्ट, इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज सरप्लस, अगर सरप्लस से ही स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्वेश्चन में आपको रहेगा, जब क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो फिर कैसे करेंगे, तो सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस and is accumulated profit from which appropriation towards reserves and dividend are made. ओके, तो सरप्लस क्या है, ये एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है, इसी में से एप्रोप्रिएशंस किया जाएगा, जैसे कि रिजर्व्स ट्रांसफर करेंगे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड करेंगे। अब ये क्या होगा, ये डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो रहा है, यानी कि हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी जब इसके पहले पॉइंट नंबर ए किए थे प्रॉफिट, वो एप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट नहीं था। ओके, वो जस्ट नेट प्रॉफिट है, जिसमें से एप्रोप्रिएशन के कंपोनेंट्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, लेकिन सरप्लस क्या है, सरप्लस में से एप्रोप्रिएशन को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिडक्ट हो जाते हैं या ऐड हो जाते हैं। ओके, जो एक्सपेंसेस हैं वो डिडक्ट हो गए, तो डिडक्ट हो गया मतलब ऐड करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया, इसका जस्ट अपोजिट इनकम के लिए, तो समझ में है। इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज सरप्लस, तो अभी मैक्सिमम टाइम में आपको ये सरप्लस को ही ध्यान देने क्वेश्चंस पे। ओके, तो इसी से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम। तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड आर डिडक्टेड फ्रॉम सरप्लस, देयरफॉर इन कैश फ्लो इट इज एडेड बैक इन सरप्लस। ओके, तो इसे हमें वापस से ऐड करना है, तो इसके लिए कैसे बनेगा, तो हमें कैलकुलेट करना है अगेन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम, स्टेप 1 कर रहे हैं। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसे होगा, इसमें आपको नेट प्रॉफिट तो नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा सरप्लस का, और ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस। तो ये हो जाएगा आपका, ये अमाउंट ही आपको यहाँ पे लिखना है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस, ये हम करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि सरप्लस कितना बचा हुआ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान देना है, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हैं। सिंपल है, यहाँ से स्टार्ट किए, आपको नेट प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, आपको क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, तो यहाँ से आपको निकालना है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसमें से एडजस्ट करना है,
जो पहले जो किए थे हम ये तो करने ही करने, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, देन डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये अप्रोप्रिएशंस के थ्रू ही पे होता है इंटरिम डिविडेंड, देन प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ओके, देन ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये सारे चीज़ों को वापस से ऐड करना है क्योंकि ये लेस हो गए थे अप्रोप्रिएशंस में, ये अप्रोप्रिएशंस में क्या हुए थे, लेस हुए थे, तो इस वजह से इसको वापस से ऐड करना पड़ रहा है। क्लियर, अप्रोप्रिएशन से डिडक्ट कर दिया गया था ये क्योंकि अप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है उसमें से ये इनको यहाँ से अमाउंट ट्रांसफर हो गए थे पूरे, तो अप्रोप्रिएशंस का अमाउंट क्या होगा, कम शो हो रहा था, तो कम शो हो रहा है तो हमको वापस से ऐड करना है, ओके, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने हैं। क्लियर, तो समझ में आ गया ये। अब ऐड क्या क्या करेंगे, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, वही पहले जैसे, देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब इससे जो निकल के आएगा ये आएगा आपका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। तो समझ में आ गया ये। तो आपको इस फॉर्मेट को ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्लियर, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मैं फिर से बता दे रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस। अब इसमें से प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ये दोनों तो फिक्स हैं, ये आपको नेम से ही समझ में आ जाना चाहिए, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ये दोनों डिडक्ट हो जा रहे थे, इसको तो ऐड करना ही करना है दोनों सिनेरियो पे, चाहे प्रॉफिट हो या सरप्लस हो। क्लियर, अब डिविडेंड और रिजर्व्स, इस चीज़ों को ध्यान देना है, इसलिए यहाँ पे आपको उसको मार्क करके रख लो, डिविडेंड, रिजर्व्स एंड डिविडेंड्स, ये भी एक आ जाएगा क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, अप्रोप्रिएशन से ही ट्रांसफर हो रहा है, तो अप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर होने की वजह से अप्रोप्रिएशन का अमाउंट कम हो गया अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का। क्लियर, देन जो इनकम क्रेडिट कर रहे हो ये तो आपको समझ में आ चुका है कॉन्सेप्ट, ओके, तो इससे निकल के आएगा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। तो ये जो निकल के आएगा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, यही है आपका स्टेप 1, ये स्टेप 1 का अमाउंट है, तो यहाँ से आपका कैश फ्लो स्टार्ट होगा। ओके, तो समझ में आया, तो ये आपको एज ए वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है। क्लियर, ये आपको एज ए वर्किंग नोट आपको अलग से ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। क्लियर, समझ में आ गया, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर देते हैं। अब उसके बाद अब जब स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत हो गया तो सारा चीज़ें गलत होते चली जाएंगी। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट स्टेप 1 ये बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो टैक्स के अमाउंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं इसको आपको ध्यान दे देना है, और जो बचा हुआ वो है डिविडेंड और रिजर्व्स, बस इतना ध्यान देना है आपको। क्लियर, अब इसका मीनिंग करते हैं हम, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड, इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर, इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड क्या है और प्रपोज डिविडेंड क्या है, इसका मीनिंग अच्छे से आपको समझना है। तो फर्स्ट इसके रूल्स भी समझ के रखेंगे। तो AS4 दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, दैट इज कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। ओके, ये क्या बोल के रखा हुआ है, प्रिस्क्राइब्स दैट प्रपोज और फाइनल डिविडेंड इज नॉट टू बी अकाउंटेड unless it is declared and approved by shareholders, okay, is not to be accounted, accounted मतलब अकाउंटिंग में एंट्री नहीं करना है। कब तक एंट्री नहीं करना है, जब तक कि अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स है तब तक के इसे हमें अकाउंटिंग नहीं करना है, यानी कि अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो इट इज टू बी शोन अंडर नोट टू अकाउंट्स ऑफ द ईयर टू विच इट रिलेट्स। अब नहीं करना उस समय जब तक शेयर होल्डर्स नहीं किए इसे अप्रूव, तो क्या करेंगे भाई, इसे बताना तो पड़ेगा कि इतना इतना डिविडेंड है, तो क्या करेंगे, इसे नोट टू अकाउंट्स में लिख के रख देंगे, शो कर देंगे, यानी कि बिलो बैलेंस शीट इसे शो कर देंगे अंडर नोट टू अकाउंट्स ऑफ द ईयर टू विच इट रिलेट्स। ओके, तो क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा कर रहे हैं नोट्स पे, क्योंकि जब शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं ये ईयर एंड पे करते हैं, आफ्टर बैलेंस शीट प्रिपरेशन, यानी कि नेक्स्ट ईयर आ जाता है, तो नेक्स्ट ईयर आ जाता है तो फिर हम बैलेंस शीट में से शो ही नहीं कर पाते। क्लियर, सो इंटरिम डिविडेंड
इट इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड नॉट बाय शेयर होल्डर्स। तो इसका मतलब समझ के रखो, इंटरिम डिविडेंड जो होते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हैं और भी शेयर होल्डर से अप्रूव नहीं हुआ है। ओके, शेयर होल्डर्स ने इसे अप्रूव नहीं किया है, जैसे सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सिर्फ बता के रखा हुआ है कि भाई इतना डिविडेंड आएगा, तो इसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्लियर? देन प्रपोज और फाइनल डिविडेंड, it is approved at AGM by shareholders after the end of the financial year। अब proposed dividend क्या होते हैं? ये AGM मीटिंग होती है, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग, और उस एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं डिविडेंड का अमाउंट, और ये कब होता है? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? इसलिए जो इस साल का जो डिविडेंड अमाउंट शो होता है वो प्रीवियस ईयर का होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये एग्जांपल से समझो, इन द करंट ईयर प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स। ओके, तो इस साल जो डिविडेंड जो दिख रहा है अमाउंट ये प्रीवियस ईयर का है, तो इन द करंट ईयर प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स इन एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग पे, एंड एजीएम इज हेल्ड आफ्टर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। Clear? For example, the company has proposed final dividend of rupees 1 lakh for the year ended 31st March 2022. AGM to approve the final dividend will be held in the year ending 31st March 2023. ओके, तो कंपनी ने प्रपोज किया है 1 लाख का डिविडेंड, तो ये अप्रूव होगा शेयर होल्डर्स के थ्रू नेक्स्ट ईयर पे। तो 2022 का जो प्रपोज डिविडेंड है ये अप्रूव होगा 2023 वाले ईयर पे, तो 2023 का जब हम अकाउंट्स बनाएंगे उसमें ये एंट्री की जाएगी। देन ओनली डिविडेंड विल बी अकाउंटेड इन द बुक्स। दस प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 2022 विल बी अकाउंटेड इन द ईयर 2023। समझ में आ गया? प्रपोज डिविडेंड जो 2022 का है इसकी हम एंट्री करेंगे 2023 पे। क्लियर? तो ये जो है मीनिंग आपको समझ के रखना है। तो जितना आप मीनिंग को समझ के रखोगे टर्म्स के कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो आपसे कैश फ्लो में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने मीनिंग ही नहीं समझा, ये फ्लो नहीं समझा, तो आपसे प्रॉब्लम होगा, आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा। जैसे कि मैं आपको थ्योरी में बताया हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कंपनीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसके टर्म्स समझने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल एग्जाम्स में इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ओके, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लियर? तो इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड ये समझ में आ गया। इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू डिक्लेयर्ड रहता है, शेयर होल्डर्स उसे अप्रूव नहीं किए रहते हैं, इसलिए से इंटरिम डिविडेंड कह रहे हैं। क्लियर? और ये साल में कभी भी बीच में किसी भी टाइम में, सपोज मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, ये जो बीच में जो डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते रहते हैं, ओके, उसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्लियर? So dividend proposed by the directors for the current year is shown in the note to accounts as contingent liability। अब जो करंट ईयर में जो डिविडेंड है उसको तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, जो करंट ईयर का जो डिविडेंड जो प्रपोज है ये तो नेक्स्ट ईयर शो होगा, तो उसे कहाँ पे शो करना है? एज ए नोट टू अकाउंट्स एज कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी के अंडर इसे शो करके रखेंगे हम। क्लियर? एज ए नोट टू अकाउंट्स। Then dividend is an appropriation of profit and is paid or deducted from surplus amount। तो डिविडेंड मैंने आपको बताया, आपको ये अप्रोप्रिएशन है। तो अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट बैलेंस है, तो ही कंपनी डिविडेंड देती है। ज़्यादा प्रॉफिट मीन्स ज़्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट तो कम डिविडेंड, प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी डिविडेंड देगी ही नहीं। ओके, तो ये हुआ अप्रोप्रिएशन। अब इसकी एंट्री कैसी होगी? जो कैश फ्लो जो स्टेटमेंट हम फॉर्मेट जो बनाए थे उसमें आपने देखा प्रपोज डिविडेंड, इसको हम क्या किए थे? ऐड किए थे। कब ऐड किए थे? टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के समय, जस्ट अभी आपने देखा हुआ है। क्लियर? तो वहां पे हमने ऐड किया। और दूसरा क्या करेंगे? टू बी शोन एज कैश आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उसमें कैश आउटफ्लो में शो करेंगे। तो समझ में आ गया प्रपोज डिविडेंड। यहाँ पे तो ऐड कर दिए, कब? जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कैलकुलेट कर रहे हैं तो
ओके, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड को ऐड कर दे रहे हैं हम जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जब हम कर रहे हैं टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम्स, यानी कि एडजस्टेड नेट प्रॉफिट जो हमने अभी समझाया मैंने आपको। ओके, और दूसरा स्टेप क्या है, कैश आउटफ्लो में शो करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के। तो जब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्लियर, समझ में आ गया, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है और कंपनी पे कर रही है, सिंपल जब पे कर रही है तो आउटफ्लो हो गया ये। क्लियर, तो ये पूरे कॉन्सेप्ट ऐसे समझ के रखना है। क्लियर, समझ में आ गया ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रपोज स्टूडेंट, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अच्छे से समझोगे, बार बार इसको देखो। ओके, देन ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये भी क्या होगा, रिजर्व भी क्या है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में से ट्रांसफर होगा, सरप्लस में से। So amount transferred to reserves is added to net profit because it is an appropriation of net profit for the year. Clear? तो ये आपने सीख चुके हो। So note this adjustment to be done when net profit is determined from the balances in the balance sheet. Otherwise no need of adjustment. तो ये हमने बताया आपको, जब सरप्लस के थ्रू ही करोगे तो ही रिजर्व्स का एडजस्टमेंट करना है। ओके, प्रॉफिट के पार्ट से अगर करोगे तो उसको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आया, दो पार्ट मैंने बताया था आपको, नेट प्रॉफिट और सरप्लस। तो सरप्लस पार्ट जब रहेगा तो ही रिजर्व्स का एडजस्टमेंट करना है। देन प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स इज नॉट अ पेमेंट ऑफ टैक्स बट इट इज ओनली अ प्रोविजन। ओके, तो कोई भी कंपनी जो प्रोविजन क्रिएट करती है, ये क्या होता है, इसमें कोई आउटफ्लो तो होता नहीं है। कंपनी जो है एक लाइबिलिटी को मेट करने के लिए एक अमाउंट सेफ रखती है। ओके, सो देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश इन प्रोविजंस, सो इट इज एडेड टू नेट प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे कोई भी आउटफ्लो नहीं हो रहा कैश का, इसीलिए ये प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। कौन से प्रॉफिट पे, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, दिस इज एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। क्लियर, तो नॉन कैश है, नॉन कैश, कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा, इसलिए हम इसे प्रॉफिट में ऐड कर दे रहे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट इज ओपन अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। अब कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। क्यों ओपन करना पड़ेगा, ये जस्ट मैं उसको ओवरव्यू के लिए बता रहा हूं। इन केस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स इज गिवन, then provision for tax for current year is added to net profit calculation and provision for tax of previous year is shown as cash outflow। तो हमें तो अकाउंट ओपन करना है, तो अकाउंट ओपन करने से आपको ये समझ में आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का निकल के आ जाएगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का मैंने आपको जस्ट बताया, अभी क्या करेंगे, उसे उसे ऐड करेंगे, कब के लिए, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ओके, ये भी आप सीखे हो। देन प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इज शोन एज कैश आउटफ्लो। ओके, तो जो प्रीवियस ईयर का जो टैक्स है उसके लिए क्या करेंगे, वो कैश आउटफ्लो हुआ, यानी कंपनी ने उसे पेमेंट किया है। क्लियर, कंपनी ने उसे पेमेंट किया। तो ये जब क्वेश्चन में जब आएगा कंटेंट्स, तो जब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्लियर, देन in case provision for tax during the year is given, then tax paid during the year is determined by opening account। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है और हमें टैक्स पे कैलकुलेट करना है, तो ये अकाउंट ओपन करेंगे तो उससे निकल के आ जाएगा, जो भी डिफरेंस अमाउंट रहता है ये टैक्स पेड होता है। ओके, और इसका जस्ट उल्टा, इफ टैक्स पेड इज गिवन देन प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर इज डिटरमाइंड बाय ओपनिंग अकाउंट। ओके, तो ये अकाउंट ओपन करके हमको ये कैलकुलेट करना होता है। तो ये जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो वो कंटेंट्स देख के आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ओपन करना पड़ता है। क्लियर, तो समझ में आ गया। तो ये सब जो टिपिकल पॉइंट्स हैं, डिविडेंड्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसको आपको बहुत ध्यान समझना है, यही है जो कैश फ्लो में कन्फ्यूजन लाता है। तो इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के रखने हैं। ओके, क्यों ऐड हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है, कहाँ पे ऐड होगा, कहाँ पे लेस होगा, ये आपको समझना है। क्लियर, नाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स।
So extraordinary expenses are deducted in the profit and loss account and therefore it is added in calculating adjusted net profit. Okay, तो extraordinary expenses, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब पता है जो कंपनी के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं है, ये जो एक्सपेंसेस हैं ये सब क्या हो रहे हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें डिडक्ट हो गए हैं। डिडक्ट मतलब डेबिट हो गए रहते हैं, तो जब डेबिट हो गए हैं तो उसको वापस से क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे इन कैलकुलेटिंग एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। कौन किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टेप 1 की। ओके, स्टेप 1 में इसे वापस से ऐड कर देते हैं हम। सिमिलरली एक्सटर्नल इनकम्स आर एडेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये एडेड रहते हैं। ओके, एंड देयरफॉर इट इज डिडक्टेड इन कैलकुलेटिंग एडजस्टेड नेट प्रॉफिट इन कैश फ्लो प्रिपरेशन, दैट इज स्टेप 1। तो हम स्टेप 1 की बात कर रहे हैं जिसमें एक्सटर्नरी एक्सपेंसेस और एक्सटर्नरी इनकम्स को क्यों ऐड करते हैं और क्यों लेस करते हैं, ये यहाँ से आपको समझ में आ गया। क्लियर? तो ये तो हुआ स्टेप 1 में। अब उसके बाद में जब आप आगे बढ़ते जाओगे कैश फ्लो ऑपरेशन में, तो वहां पर पॉइंट नंबर आई जब आएगा, अभी तो हमने डी तक ही किया है, तो जब पॉइंट नंबर आई आएगा वहां पर ये वापस से डिडक्ट हो जाएंगे। क्या डिडक्ट हो जाएंगे, जो आपने ऐड किया हुआ है ये वापस से डिडक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लगे, डिडक्टेड, और जो यहाँ पे जो लेस हुए हैं उसे वापस से ऐड करेंगे, यानी कि इनकम्स। ओके, तो पॉइंट नंबर आई जब आएगा तब आपको वहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है। तो जिस चीज़ को आपने ऐड किया है स्टेप 1 में, वो पॉइंट नंबर आई जब आएगा वहाँ पे आपको उसे लेस करना है, और जिस चीज़ को स्टेप 1 में आपने लेस किया हुआ है वो पॉइंट नंबर आई जब आएगा वहाँ पर आपको ऐड करना है। सिंपल, समझ में आ गया ये चीज़ें। तो अभी तो हम पॉइंट नंबर डी तक ही कवर किए हैं, तो उसके आगे जब आता जाएगा तो इस चीज़ को आपको समझ के रखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉइंट नंबर आई। ये जो पूरा ओवरव्यू है ये आपको अभी बहुत मुश्किल लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन एक बार जब आप इसकी सब चीज़ें समझ जाओगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। क्यों ऐड हो रहा है, क्यों लेस हो जा रहा है, आप देखते साथ ही बता दोगे। क्लियर? तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्लियर? मैं अब कर देता हूं। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड इट इज शोन अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, तो ये कैसे हैं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इसे हमको लिखना है। तो ऐसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऑपरेटिंग एक्सटर्नरी आइटम्स हैं, उसको उसके अंदर लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इसको मेंशन किया हुआ है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इसे शो करना है, जबकि ये एक्सटर्नरी आइटम है। तो वैसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के एक्सटर्नरी आइटम है, जिसको हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो करना है। ओके, तो वही यहाँ पे पॉइंट नंबर आई में आप देख के रखो, यहाँ पे भी ये कहा गया है, बट टुवर्ड्स द एंड, दैट इज पॉइंट नंबर आई, इट इज डिडक्टेड और एडेड इफ इट बिलोंग्स, इफ extraordinary items are from operating activity, or if it belongs to other activities, that is investing or finance activities, then it is deducted or added from that activity. Okay, तो इससे क्या होगा, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा कि वो ऑपरेटिंग में से, इन्वेस्टिंग में से, कि फाइनेंसिंग में से। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये थ्योरी आपको भी समझ के रखने हैं, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ओके, तो जब हम 4-5 अच्छे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो आपको अच्छे से माइंड में कैश फ्लो बैठ जाएगा। तो अभी तो एक साथ नहीं बैठ पाएगा, तुरंत में आपको लग रहा होगा क्यों ऐड कर रहे हैं, कहाँ ऐड हो रहा है, फिर वही ऐड हो रहा है, फिर वही लेस हो रहा है, लेकिन वो फ्लो एक बार माइंड में बैठ जाएगा आपके, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज कैश फ्लो, ऐसे कोई ट्रांजैक्शन है जिसको कैश फ्लो हम कंसिडर नहीं करेंगे, कैश फ्लो में लिखना ही नहीं है उसे। तो ट्रांजैक्शंस बीइंग मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर नॉट कैश फ्लो।
अब ऐसे कोई कैश है जो कंपनीज में ही इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ कैश। तो मूवमेंट ऑफ कैश को हम कैश फ्लो कंसिडर नहीं करेंगे। कैश फ्लो मीन्स क्या होना चाहिए, कैश फ्लो जैसे अगर आउटफ्लो है तो कंपनी के बाहर पेमेंट होनी चाहिए, इनफ्लो है तो बाहर से कंपनी में आना चाहिए। कंपनी के इंटर कंपोनेंट्स में ट्रांसफर होगा, उसे हम नहीं कहेंगे कैश फ्लो। ओके, तो इस चीज को समझ के रखो, इस कॉन्सेप्ट को। तो इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें से मूवमेंट है कैश या कैश इक्विवेलेंट्स का, उसे हम कैश फ्लो नहीं कहेंगे। क्यों? बिकॉज इट रिड्यूसेस बैलेंस ऑफ वन कंपोनेंट एंड इंक्रीजेस द बैलेंस ऑफ अनदर कंपोनेंट, so it is not a part of cash flow statement. Suppose कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, तो कंपनी ने अपने ही अकाउंट से कैश विड्रॉ किया, तो क्या होगा, बैंक लेस हो जाएगा और कैश इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको हम कैश फ्लो नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी में ही ट्रांसफर हो रहा है, तो ये कोई बाहर से पैसा नहीं आया है। समझ में आया? तो एग्जाम्पल्स, कैश और चेक डिपॉजिट इन अ बैंक, बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया या फिर कैश विड्रॉ किया बैंक से। और ऐसे ही परचेज और सेल ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को परचेज एंड सेल करते हैं उसे भी, ये भी एक जो भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है, मतलब क्या हो रहा है 3 मंथ्स या उससे भी कम पे है, जैसे कैश इक्विवेलेंट्स कह रहे हैं, तो इसके परचेज और सेल पे भी हम इसे कैश फ्लो कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये पैसा तुरंत में ही कंपनी के पास आ जाता है विदाउट एनी रिस्क। क्लियर? तो ये एग्जांपल है, तो ये जब भी चीज़ें होंगी इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इसको कंसिडर ही नहीं करना है। ओके, समझ में आया क्यों कंसिडर नहीं करना है? देन ट्रांजैक्शंस विच अफेक्ट्स टू एक्टिविटीज, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो टू एक्टिविटीज को एक साथ हमने एंट्री करनी है, जैसे कि परचेज ऑफ एसेट इन इंस्टॉलमेंट्स, कंपनी ने कोई एसेट्स परचेज किया इंस्टॉलमेंट पे, तो जब भी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो आपको पता है उसे कहते हैं ईएमआई। तो ईएमआई में क्या होता है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट होता है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट इंक्लूड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो जब भी ऐसा होगा प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो ये कैसे होगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट इज शोन अंडर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो जो भी कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रही है ईएमआई में से, तो वो अमाउंट को इन्वेस्टमेंट में शो करना है, और इंटरेस्ट जो पे करती है कंपनी ये फाइनेंसिंग में शो करना है। ओके, इंटरेस्ट जो अमाउंट कंपनी पे कर रही है फाइनेंसिंग में शो करना है। ओके, तो सपोज कंपनी 5000 की ईएमआई पे कर रही है, जैसे कहेंगे इंस्टॉलमेंट, और इसमें समझ के रखो 3000 प्रिंसिपल अमाउंट है एंड 2000 इंटरेस्ट कंपोनेंट है। तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और जो इंटरेस्ट है कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर? तो ये मतलब हुआ। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको समझ के रखना है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को समझ के रखना है। अब प्रिंसिपल अमाउंट मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स परचेज ऑफ एनी एसेट। तो आपको पता है परचेज ऑफ एनी एसेट, जो भी एसेट परचेज करते हैं तो वो सब क्या है, इन्वेस्टमेंट्स। एसेट से जो भी चीज़ें हैं वो इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आता है। और इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है कंपनी, तो ये क्या हो गया, कंपनी का फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये जो वर्ड्स हैं इनको समझ के रखने, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, ये सब वर्ड्स आपको अच्छे से समझ के रखने। ओके, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हुआ है। क्लियर? ओके, नाउ स्टेप 2। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ स्टेप 2, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, ये कैलकुलेट करना है अभी। तो इसमें हमको एडजस्टमेंट करने हैं फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस एंड नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस। ओके, तो इसको स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 ये फॉलो करने हैं आपको। तो ट्रांजैक्शंस विच डू नॉट इन्वॉल्व कैश and therefore inflow and outflow of cash and cash equivalent does not take place. These items are added in adjusted net profit. Okay, तो स्टेप 1 में एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकल चुका है। अब एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकलने के बाद जो ट्रांजैक्शंस लाइक नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ऐड करेंगे। ओके, तो एग्जांपल्स ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस, दिस डेप्रिसिएशन, amortization of intangible assets, issue of shares or debentures for purchase of building,
ओके, कोई एसेट्स परचेज किया गया, उसके बदले में शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू किया गया। ये जो आपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसमें कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा। ओके, डेप्रिसिएशन में भी कोई कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा, अमोर्टाइजेशन में भी कोई कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा। क्लियर? नाउ बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इसमें भी कोई कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा। और ये सारी चीज़ें देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस में, ये सब चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुए रहते हैं। क्लियर? ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया गया है, तो डेबिट करने का मतलब क्या हुआ, ये लेस हो चुका है, तो लेस होने की वजह से इसे वापस से हमें ऐड करना है। ओके यानी कि हमें इसे कंसिडर नहीं करना है। क्लियर? समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज आइटम्स आर एडेड इन एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट जो स्टेप 1 में आया, उसके बाद से आपको ये स्टार्ट करने हैं। क्लियर? तो ये हो गया नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये ऐड होंगे। देन नॉन कैश इनकम्स, इसका अपोजिट करेंगे अभी हम। तो एग्जांपल्स, राइटिंग ऑफ लाइबिलिटी, किसी लाइबिलिटी को राइट ऑफ कर देना। देन डेप्ट रिटर्न ऑफ, देन एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक। क्लियर? दीज आर द नॉन कैश इनकम्स। ये क्या है, दीज आइटम्स आर डिडक्टेड फ्रॉम एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। ये क्या करेंगे, हम इसे डिडक्ट करेंगे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट से। ओके, तो स्टेप 1 आने के बाद में नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड हुए, नॉन कैश इनकम्स को डिडक्ट करना है। ओके, नाउ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के एग्जांपल्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये सब क्या है, जो भी बोरोइंग्स हैं रिलेटेड है, ये सब इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हैं। देन डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये सब क्या करेंगे, ये सब रिड्यूस किया गया है नेट प्रॉफिट से। क्यों? बिकॉज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमें कंसिडर नहीं करना है। तो कंसिडर नहीं करना है, तो ये क्या हुआ था, रिड्यूस हो गया था। तो इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दीज आइटम्स आर एडेड टू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। क्लियर? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को ऐड किया जाएगा। क्लियर? नाउ इसका अपोजिट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स। एग्जांपल्स, gain on sale of fixed assets and investments, rent received, then interest or dividend received. ओके, ये सब क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के ये सब कंटेंट्स हैं। तो ये सब क्या हुए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हो गए। ओके, तो इसे क्या करेंगे, हम इसे वापस से रिड्यूस करेंगे। दीज आइटम्स आर डिडक्टेड फ्रॉम एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। तो स्टेप 1 में आपको क्या क्या ऐड करने हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ये ऐड होंगे। और क्या रिड्यूस करना है आपको, क्या डिडक्ट करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन कैश इनकम्स। क्लियर? समझ में आ गया? तो एक बार से अब ये पूरे कंटेंट समझ में आ गया आपको। ये पूरे कंटेंट्स पॉइंट नंबर डी तक का है। ओके, तो एक बार फिर से फॉर्मेट को देखते हैं हम। तो फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3, यहीं से हमने स्टार्ट किया था। तो अभी आपको सारे कंटेंट्स मैंने बता दिए है, तो अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा फॉर्मेट। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये हमें कैलकुलेट यहीं से स्टार्ट करना है। तो स्टेप 1 मैंने क्या बताया आपको, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। ओके, सो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये आपको कैलकुलेट करना है एज ए वर्किंग नोट। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, तो ये मैंने आपको बता दिया है। देन स्टेप 2 अभी जो हम कर रहे थे, दैट इज एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ओके, दिस आर द स्टेप 2। तो इसमें क्या क्या है, आइटम्स डेबिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। आइटम्स मतलब क्या क्या, एक्सपेंसेस। ओके, आइटम्स दैट मीन्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। ओके, ये आइटम्स का ये मतलब हुआ। एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, तो वही सब चीज़ें आएंगी।
ओके, तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, amortization of intangible assets, interest paid on bank OD or cash credit, then interest paid on borrowings and debentures, and share issue expenses, discount on issued debentures and write off debentures, then premium on redemption of preference shares or debentures. ओके, तो ये सब क्या क्या हो गए आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस. ओके, तो ये दोनों क्या हुए, ये हो गए नॉन कैश, और यहां से यहां तक क्या हुए, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ओके, तो इस वजह से इसे हमें वापस से ऐड कर दिया यहाँ पे. क्लियर, समझ में आ गया. तो आपको क्या ध्यान देना है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो नेट प्रॉफिट को रिड्यूस किया हुआ था, ओके, उसे वापस से ऐड करना है. क्लियर, समझ में आ गया. नाउ आइटम्स क्रेडिटेड इन P&L एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, इसे हमें कंसिडर करना है. तो अभी मैंने बताया था आपको, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, इसे लेस करना है. देन रेंटल इनकम, इसे रिड्यूस करना है. देन गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं. ओके, दिस आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. क्लियर, तो इसलिए इसे रिड्यूस किया गया. हो गया, समझ में आया. तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. तो यहाँ तक के आपको अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लो, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. क्लियर, समझ में आ गया. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, पॉइंट नंबर ए इसका टोटल, देन बी, देन सी, यहाँ का जो अमाउंट आएगा ये. ओके, ये अमाउंट का टोटल होगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. तो ऐसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो जिसमें भी वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं किया गया है. ओके, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया, दैट इज पॉइंट नंबर डी. तो ए बी सी डी, ये पॉइंट, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. क्लियर, तो यहां तक के आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखो. अब इसका जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको इसके बाद का मैं बताऊंगा, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ओके, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, तो वो आपको सीखना है. क्लियर, तो पॉइंट नंबर डी तक के अच्छे से आपको पहले प्रिपेयर कर लो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो. क्लियर, हर एक कॉन्सेप्ट को समझो और रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप रटोगे तो बाद में कंफ्यूज होगे. क्लियर, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. क्लियर हो गया.